Hello everybody, welcome to my YouTube channel IELTS Aspirants. My name is Ankit Chaudhary and in today's video we will discuss the sentences of category C. तो part 1 में हम ये सब discuss कर चुके हैं. In part 2 we have discussed all these sentences and now this is the time for the sentences of category C. तो मैंने आपको बताया था कि 3 parts में मैं इनको divide करूंगा, but unfortunately आज की वीडियो में हम यही वाले जो sentences हैं फर्स्ट और सेकंड वही डिस्कस करेंगे, बाकी के ये नेक्स्ट वीडियो में. तो you'll have to wait for the part 4th as well. चलो जी, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट इज आवर फॉलोड बाय. इसको कैसे यूज करेंगे? लेट्स स्टार्ट. फॉलोड बाय हम तब यूज करते हैं व्हेन वी डिस्कस द फर्स्ट हाईएस्ट, देन वी हैव टू टेक द नेम ऑफ द सेकंड और थर्ड हाईएस्ट. तो फर्स्ट हाईएस्ट बता के देन वी वुड यूज फॉलोड बाय, देन उसके बाद सेकंड और थर्ड. कैसे है सेंटेंस, कैसे देखते हैं. चलो इसमें फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है? दिस फर्स्ट 33%. सेकंड हाईएस्ट बनता है आपका दिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और थर्ड हाईएस्ट है हमारा ये. तो पहले हम ये यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे फॉलोड बाय, फिर सेकंड और थर्ड. सेंटेंस कैसे? दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू. द परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स वर्किंग इन सर्विस इंडस्ट्रीज वाज नोटिस मैक्सिमम. और डेटा हम कैसे बता सकते हैं? वी कैन यूज ब्रैकेट्स, वी कैन यूज 33% और आइदर वी कैन यूज फ्रैक्शंस 1/3. फिर आपको यूज करना कॉमा, फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड एजुकेशन विद और एट में से कोई एक प्रपोजिशन आपको यूज करनी है. एट फर्स्ट का डेटा फर्स्ट एंड सेकंड का सेकंड एंड देन वी हैव टू यूज रिस्पेक्टिवली. तो समझते हैं क्या क्या चीजें इसमें अच्छी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैक्सिमम बता दिया, यहां तक हमने बता दिया मैक्सिमम. सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस सेंटेंस. सेकंड हमने क्या किया? फॉलोड बाय हमने यूज कर लिया इसमें. और फॉलोड बाय के बाद आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद ये नहीं लिखना है फॉलोड बाय द परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स ईच एंड एवरीथिंग. ये हम एक बार लिख ही चुके हैं तो रिपीट नहीं करना. फॉलोड बाय के तुरंत बाद कैटेगरी का नेम लिखना है. कैटेगरी का नेम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सो आई हैव जस्ट टेकन द नेम मैन्युफैक्चरिंग एंड एजुकेशन. फिर आपको प्रपोजिशन यूज करनी है विद या एट में से कोई एक. इनके अलावा अगर आप कोई प्रपोजिशन यूज करते हो सो दैट इज रॉन्ग. तो विद एट यूज करेंगे. फिर 16.3% मींस फर्स्ट के लिए ये है एंड सेकंड के लिए सेकंड. और ये कैसे पता चलेगा? रीडर को कैसे पता चलेगा? यू हैव टू यूज रिस्पेक्टिवली. आपको पता ही होगा रिस्पेक्टिवली कैसे यूज करते हैं. बाकी जो फर्दर सेंटेंसेस बचेंगे उनमें है भी है तो तुम देखेंगे. क्लियर? तो मैं बता रहा था कि अच्छी चीजें क्या है. फर्स्ट हमने मैक्सिमम बता दिया, नंबर 1. Second we have used followed by. Third in the same sentence we have used respectively. और चौथी अच्छी चीज ये है, अगर कई बार डेटा आपको लगता है कि काफी ज्यादा है, वर्ड लिमिट आपकी ज्यादा हो सकती है, तो 3 कैटेगरीज का डेटा एक ही सेंटेंस में आ चुका है आपका. सो दिस इज आवर फॉलोड बाय. क्लियर? तो देखो इसमें काफी सारा डेटा है ही है, तो हमने 3 को एक में ही खत्म कर दिया. क्लियर? चलो लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड. चलो इसमें क्या है देखते हैं. जो सेम सेंटेंस है उसमें कुछ हम चेंजेस भी कर सकते हैं. कैसे हमें चेंजेस देखते हैं. तो फर्स्ट चेंज मैंने क्या किया है यहाँ पर जी, फॉलोड बाय और जब कैटेगरीज के नेम लिखे हैं तो ब्रैकेट्स यूज करके हम तुरंत उसके साथ ही बता सकते हैं. ठीक है? तो डेटा हमने साथ साथ बता दिया. और अगर पूरा खोल के लिखना है तो क्या यूज करेंगे? जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, आइदर वी वुड यूज विद और एट. ओके. दूसरा इसमें चेंज ये हो सकता है, अगर आपको यूज करना है ये आपकी ओवरऑल में, तो हम क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को काट देंगे, क्योंकि ओवरऑल में हम डेटा नहीं मेंशन करते. तो ये आपका ओवरऑल हो सकता है. अगर आपको मैक्सिमम बताना है कि फर्स्ट ये था, सेकंड ये, थर्ड ये, तो फॉलोड बाय आप यूज कर सकते हो. ठीक है? एक और अगर आपको चेंज करना है, आप सिर्फ 2 का ही बताना चाहते हो कि दिस इज योर फर्स्ट हाईएस्ट और आपने यूज किया फॉलोड बाय और आपका सेकंड हाईएस्ट. जो थर्ड हाईएस्ट है उसका आप मेंशन नहीं करना चाहते, यहाँ पे सिर्फ 2 के लिए यूज करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है. कैसे? बस इसको काट देंगे हम. जब इसको काट देंगे तो और इसका डेटा लिखेंगे विद या एट यूज करके, तब हम रिस्पेक्टिवली नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अब तो एक ही की बात है फॉलोड बाय के बाद. 2 होता तो हम जरूर यूज करते रिस्पेक्टिवली. आई होप दिस इज वेरी क्लियर एंड दिस सेंटेंस इज वेरी बेनिफिशियल, वेरी प्रोडक्टिव टू बी यूज्ड. आपको जरूर ट्राई करना चाहिए. और इसमें तो टाइम की बाउंडेशन है ही नहीं है. अगर टाइम है तब भी यूज कर सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो तब भी यूज कर सकते हैं. ये तो मैं आपको पहले दिन से बताता आ रहा हूँ कि वो सेंटेंसेस में टाइम कैसे रहेगा. अगर 1 ईयर है, कोई साल नहीं है तो वो आएंगे. 2 ईयर है तो वो तो आ ही सकते हैं, ये भी ऐड हो जाएंगे बीच वाले. वो जो थर्ड वाले थे प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, तो वो तब ऐड कर सकते हैं जब मिनिमम 3 ईयर्स हो. ठीक है बात? चलो इस स्लाइड में देखते हैं हम जी. इसे मैंने यूज करके दिखाया आपको, ये टेबल और लाइन में भी. ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पाई चार्ट में यूज होगा, टेबल में भी आ सकता है, बार में भी आ सकता है, लाइन में भी आ सकता है. ठीक है? कहीं पे भी आ सकता है. चलो कैसे यूज करेंगे देखते हैं. मैंने ये शायद टेबल का लिखा है जी. तो टेबल के लिए सेंटेंस है, देखो आप. इन 2015, ये लास्ट वाला इसकी बात है, the maximum percentage of women holding senior positions was noticed at this, followed by second highest and third highest. For example, you are using this sentence in your overall
तो कैसे सेंटेंस बनेगा, दिस इज द सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि मैंने डेटा नहीं बताया तो हम मान के चल सकते हैं कि मैंने ये ओवरऑल में यूज किया है। ओके, तो सेंटेंस कैसे बना, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वीमेन होल्डिंग दिस पोजीशंस वाज नोटिस्ड। हाँ, तो मैक्सिमम परसेंटेज थी वो नोटिस कहाँ करी गई, एट दिस, जो भी है ये कंपनी का नेम आई थिंक एल्डन लिमिटेड। फिर आपने यूज किया है कोमा फॉलोड बाय सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, दिस, एंड थर्ड हाईएस्ट दिस। क्लियर बात। हाँ, एक और चीज यहाँ पे फॉलोड बाय के पहले कोमा यूज करेंगे, हम बाद में नहीं करेंगे, है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड, यू हैव टू यूज फॉलोड बाय, और उसके पहले हम कोमा यूज करेंगे, बाद में नहीं करना। चलिए, तो इसकी बात उसमें कैसे करेंगे, लिखने की जगह नहीं थी, चलो मैं वैसे बोल के आपको बता देता हूँ। दिस इज द लाइन ग्राफ अबाउट माइग्रेशन, लोग जो है इधर से उधर माइग्रेट क्यों करते हैं, व्हाट आर द रीजंस। सो दिस वाज द फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड हाईएस्ट इज स्टडी, एंड थर्ड इज फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, द मेजर रीजन ऑफ माइग्रेशन फॉर पीपल वाज एम्प्लॉयमेंट, कॉमा फॉलोड बाय स्टडी एंड फैमिली और फ्रेंड्स, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। और अगर आपको चारों एक साथ लिखने हैं फॉलोड बाय में, वो भी पॉसिबल है, फोर्थ हाईएस्ट को बिल्कुल लास्ट में आप ऐड कर सकते हो। सेंटेंस कैसे बनेगा देखते हैं, the major reason of migration for people was employment, comma followed by study, family of friends and adventure। तो तीनों में एक साथ लिख देंगे। वैसे लिखना थोड़ा सा अजीब लगेगा कि आप सारे ही उसमें लिख रहे हो, बट हाँ, अगर डेटा बहुत ही ज्यादा हो कई बार और आपको 4 कैटेगरी से एक साथ बतानी है बाय यूजिंग फॉलोड बाय, तो ये भी पॉसिबल है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, चलो जी आगे आते हैं। फिर तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि फॉलोड बाय का यूज हमें मिलता है काफी जगह, न्यूज़पेपर से मैंने ये पिक लिया, उसको समझते हैं जल्दी जल्दी ताकि और थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिले। तो आपने यहां से पढ़ना है दिस, आ मैक्सिमम नंबर ऑफ 26 केसेस वर रिपोर्टेड इन सिरसा। तो किस चीज के केसेस हैं लिखा होगा ऊपर, स्टबल बर्निंग के केसेस हैं। स्टबल बर्निंग क्या होता है आप समझते हो होपफुली। तो मैक्सिमम नंबर क्या था 26, वो कहां नोटिस किए गए, सिरसा में। फिर उससे पहले कोमा है देखो, है ना, बाद में नहीं है, फिर फॉलोड बाय, और उसके बाद जस्ट कैटेगरी का नेम लेना, ऐसे नहीं लिखना फॉलोड बाय द केसेस ऑफ व्हाटएवर, नो, फॉलोड बाय कैटेगरी का नेम जो भी है। जींद एंड फतेहाबाद, ये हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है, जो हरियाणा के बच्चे देख रहे हैं तो पता ही है, अगर कोई लकीली बाहर का देख रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए, जींद और ये डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। ओके, तो फॉलोड बाय के पहले कोमा है, एफ छोटा रहेगा क्योंकि कोमे के बाद है। ओके, इसने क्या किया है, ब्रैकेट में बताया, जो मैंने बताया, ब्रैकेट यूज करके भी हम लिख सकते हैं, और अगर इनको खोल के लिखना है अलग से तो हम कैसे लिखेंगे, या तो हम विद यूज करेंगे, एट यूज करेंगे, विद या एट 21 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। आई होप दिस इज क्लियर अगेन। चलो आगे आ जाते हैं फिर। हाँ, एक और एग्जांपल इसको भी देखते हैं फटाफट। द बीजेपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलियनेयर कैंडिडेट्स। तो मैक्सिमम डेटा है बीजेपी का, उसके बाद बीच में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कॉमा फॉलोड बाय आप एंड द कांग्रेस। तो फर्स्ट जो मैक्सिमम डेटा है दैट बिलोंग्स टू बीजेपी, फॉलोड बाय दिस वुड बी आवर सेकंड हाईएस्ट एंड दिस वुड बी द थर्ड हाईएस्ट। ओके, तो फॉलोड बाय काफी जगह आपको मिलेगा, तो राइटिंग टास्क में भी आपको जरूर ट्राई करना है। चलिए तब हम आ जाते हैं क्लोजली फॉलोड बाय पर। इसको कैसे यूज करते हैं, जब दो डेटा, दो कैटेगरीज के डेटा बिल्कुल आसपास हो, सिमिलर हो या नेग्लिजिबल डिफरेंस हो, in that case we can use this closely followed by. For example, the data of category A was this percent which was closely followed by the data of category B, है ना। कैसे, चलो सेंटेंस आपके सामने मैंने यूज किया है, ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग, so this is our first, और दूसरा क्या है इसमें, followed by science and technology, this। इन दो के लिए मैंने यूज किया है closely followed by, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से तो डेटा बिल्कुल आसपास ही है, that is 7.8% और इसमें 7.3%, 0.5 डिफरेंस, 0.5 पॉइंट का डिफरेंस है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। सेंटेंस कैसे देखो, द फिगर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग वाज 7.8% फर्स्ट के लिए उधर वाला, which was closely followed by science and technology, so this would be your sentence। okay, इसके लिए जो सेकंड वाला है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके लिए डेटा बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लिख ही दिया कि क्लोजली फॉलोड बाय है इसके द्वारा, तो वो अगर 7.8% और ये इसके क्लोजली फॉलोड बाय है, तो इट मींस ये आसपास का ही है, तो इतना डेटा हम स्किप कर सकते हैं। अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करके यू कैन मेंशन 7.3%। ओके, एक और चीज है यहाँ पे नोट करने वाली, ये जो एंड है ऐसे सिंबॉलिक लैंग्वेज में, हम राइटिंग टास्क में ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ क्या है, कोई भी फॉर्मल राइटिंग हो वहां हम सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज नहीं करते, तो अगर स्लैश होता, कई बार ऐसे स्लैश होता है ना, तो उसमें हम स्लैश नहीं लिख सकते, लिखते टाइम आपको यूज करना है और, क्योंकि स्लैश का मतलब और होता है। और अगर आपको ऐसे एंड दे रखा है जैसे ये है, तो इसके लिए हमें एंड ऐसे ही लिखना चाहिए किसी भी फॉर्मल राइटिंग में। ओके, और इसमें एक और चीज नोटिस करने वाली है कि हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे, which was closely followed by, ये was मिस नहीं करना, और was मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि डेटा पास्ट है, मान के क्या चलें, गिवन ही है 2019। अगर प्रेजेंट की बात होती तो which is,
अगर फ्यूचर की बात है तो विच विल बी क्लोजली फॉलोड बाय, ऐसे हल्का सा आपको चेंज करना है टेंस में। ओके चलो जी आगे आ जाते हैं फिर। यस दिस इज आवर नेक्स्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मस्ट बी यूज। ये आपको तब यूज करना है जब टोटल आपका जो ग्राफ है उसमें टोटल अगर 100% हो। ये जनरली आपको कहाँ मिलता है टोटल 100%, you'll get this in your pie chart, तो उसमें आपको यूज करना। कैसे यूज करेंगे देखते हैं सेंटेंस। अच्छा पहले होता क्या है मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ। कलेक्टिवली मतलब दो चीजों को एक साथ हम वो कर रहे हैं, उनका टोटल निकाल रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ है कलेक्टिवली। मेड अप यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टोटल होना। ओके और किसी दो का हम टोटल करेंगे। इसमें मैंने सेंटेंस में किया है कार एंड LRT। अच्छा ये दो कार दिस वन एंड LRT, इन दोनों का टोटल देखो कितना है 80% टोटल है। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है मैं इसको सिंपली बताऊं कि इसका डेटा इतना है इसका इतना है, वो भी पॉसिबल है। एक इसमें फॉलोड बाय भी यूज कर सकते हैं कि मैक्सिमम डेटा इसका था फॉलोड बाय दिस एंड दिस, वो भी पॉसिबल है। अगर आपको कोई डिफरेंट वे में इसको लिखना है, अगर आप फॉलोड बाय कहीं और यूज कर चुके हो एंड नाउ यू वांट टू राइट द सेम डिफरेंटली, इन दैट केस यू कैन गो विद दिस कलेक्टिवली मेड अप ऑफ। चलो पहले सेंटेंस देखते हैं फिर काफी सारी चीजें निकल के आएंगी इसमें। चलो सेंटेंस कैसे देखो, मैं हट जाता हूं आगे से। The percentage of people preferring car and LRT to travel collectively made up 80% of all, ये total figure। चलो यहीं तक समझते हैं पहले। जो परसेंटेज थी किसकी, उन लोगों की जो लोग प्रेफर कर रहे हैं कार को, कार मीन्स वो 45 वाला, एंड LRT जो भी है उसकी फुल फॉर्म है ना, LRT स्टैंड्स फॉर लाइट रेल ट्रांसिट, टू ट्रैवल करने के लिए। तो ये जो परसेंटेज थी कलेक्टिवली मेड अप, कलेक्टिवली मतलब साथ में दोनों का है ना, मेड अप मतलब इसका टोटल हुआ कितना हुआ 80%, दोनों का टोटल देखो 80% है। फिर आपको यूज करना है ऑफ, या तो होल फिगर लिख सकते हो या ऑफ टोटल फिगर, या जिस चीज का फिगर है उसका आप यहाँ पे नेम लिख सकते हो, लाइक 80% ऑफ टोटल कंजम्पशन, 80% ऑफ टोटल पीपल, 80% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, जो भी जिस भी बारे में आपका टास्क वन है। और अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखना है तो देन यू कैन सिंपली राइट 80% ऑफ ऑल और टोटल फिगर। ओके चलो आगे क्या लिखा है मैंने, कोमा यूज किया, देन आई हैव यूज्ड द वर्ड wherein the figure of former was higher than that of latter। wherein का मतलब होता है जिसमें, एक वर्ड होता है आपका whereas या while, जो हम कोई ऑपोजिट बात करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी अगर स्टेटमेंट्स हो तब यूज करते हैं। एक सिमिलर सा वर्ड है जिसमें wherein है, whereas नहीं है wherein है, इसमें दो सेम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। wherein का मतलब है in which, तो in which या wherein the figure of former, अब ये दो वर्ड आपको मिलेंगे former and latter, जिसमें से फॉर्मर का डेटा जो है was higher than that of latter। फॉर्मर मींस फर्स्ट वाले के लिए, फॉर्मर का मतलब होता है कोई दो चीजों में फर्स्ट और लेटर होता है बाद वाला। तो अगर हम दो चीजों का जिक्र कर रहे हैं तो वी कैन से दिस वाज द फॉर्मर एंड दिस वाज द लेटर। ओके इसको लेटर प्रोनाउंस करेंगे, लेटर होता है ना पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्पेलिंग अलग है, ए है इसमें और प्रोनाउंसिएशन आपकी सेम है। ओके अच्छा एक वर्ड ये भी होता है लेटर, इसको लेटर प्रोनाउंस करते हैं, इसका मतलब होता है आपको पता ही है बाद में। ओके लेकिन यहाँ पे इस लेटर का मतलब है बाद वाला। तो फर्स्ट का डेटा जो है, फर्स्ट मींस मैंने क्या लिखा था यहाँ पे कार, तो कार का डेटा यहाँ पे 45%। बाद में मैंने क्या लिखा है लेटर, लेटर मींस मैं LRT की बात कर रहा हूँ, उसका डेटा आपका 35%। तो यहाँ पर तीन वर्ड आपको नहीं मिल रहे हैं, वेयरिंग, फॉर्मर एंड लेटर। ओके और एक और चीज यहाँ पे अच्छी है कि हमने टोटल तो बताया, साथ साथ हम इन दोनों का कंपेरिजन भी कर पा रहे हैं। देखो कैसे है कि ये जो फॉर्मर का डेटा था वो हायर देन दैट ऑफ लेटर, कि पहले वाले का डेटा जो है सेकंड वाले से हायर था, ज्यादा था। दो का हमने टोटल भी किया, दो का हमने कंपैरिजन भी किया, क्योंकि होता है ना मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। तो सारी चीजें सेंटेंस में आ रही है। ओके और इसमें कुछ नोट करने लायक, हाँ एक और चीज है, जब भी आप किसी दो का टोटल करोगे तो टोटल मस्ट बी वेरी ऑब्वियस। जो पार्ट 2 में मैंने बताया था इंक्रीज बाय वाला सेंटेंस लिखना है या ऑफ वाला सेंटेंस लिखना है, इंक्रीज के साथ ऑफ यूज करना है, तो आप डिफरेंस बताओगे, बट डिफरेंस ऐसा नहीं है कि कोई और सा डिफरेंस हो, नो, डिफरेंस मस्ट बी वेरी क्लियर। ओके तो ऐसे ही हेयर टोटल मस्ट बी वेरी क्लियर। तो टोटल देखो बिल्कुल आसानी से पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा होता कि एक है आपका 19, दूसरा है आपका 37, तो ये तो एक प्रकार से जोड़ तोड़ करने वाली बात है, आपको भी इसमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सिमिलरली आपके एग्जामिनर को भी करना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी रॉन्ग, ऐसे ना करें। अगर बिल्कुल ऑब्वियस है डिफरेंस है, जैसे 19 प्लस 11, तो ये तो बिल्कुल आसानी से समझ आती है कि दोनों का टोटल 30। ओके तो टोटल मस्ट बी वेरी ऑब्वियस। चलो इसमें और कुछ, हाँ एक चीज आपको परेशान कर रही होगी जरूर, ये दैट ऑफ लिखने की जरूरत क्या थी। अगर मैं इसको काट दूं यहाँ से तो आपको लगेगा कि दैट ऑफ के बिना भी सेंटेंस तो ठीक है, पढ़ के देखो, द फिगर ऑफ फॉर्मर वाज हायर देन लेटर, तो ये दैट ऑफ एक्स्ट्रा क्यों डाला है,
ये दैट ऑफ बिल्कुल आएगा, इस दैट ऑफ के बिना ये सेंटेंस गलत हो सकता है। कैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है कुछ जी, दीज आर द टू सेंटेंसेस। इनसे समझते हैं कि दैट ऑफ लिखना क्यों जरूरी था, फिर वापस जाएंगे। चलो पढ़ो। वाइफ ऑफ मोहित इज मोर ब्यूटीफुल देन रोहित। एक क्वेश्चन है कि मोहित की वाइफ जो है रोहित की वाइफ से सुंदर है। मैं ये लिखना चाह रहा हूं, मैंने सेंटेंस लिखा है ये, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा वाइफ ऑफ मोहित इज मोर ब्यूटीफुल देन वाइफ ऑफ रोहित। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? चलो लेट मी टेल यू दिस सेंटेंस इज करेक्ट और ये सेंटेंस आपका गलत है। ये सेंटेंस सेंस दे रहा है नीचे वाला कि मोहित की वाइफ जो है रोहित की वाइफ से सुंदर है, और ऊपर वाले में क्या हो रहा है, ऊपर वाले में अर्थ का अनर्थ हो रखा है पूरा। ये कह रहा है कि मोहित की वाइफ जो है वो रोहित से सुंदर है। ब्यूटीफुल किसके लिए लगता है? गर्ल्स के लिए लगता है, तो रोहित तो कोई लड़की नहीं है, तो यहाँ पे तो पता चल रहा है, सेंस आ रही है कि मोहित की वाइफ जो है रोहित से सुंदर है। नहीं, हम ऐसा नहीं कहना चाहते, हम कहना चाह रहे हैं कि मोहित की वाइफ रोहित की वाइफ से सुंदर है। तो यहाँ पर आपको एक बार और लिखना पड़ेगा वाइफ ऑफ, ओके। और वाइफ ऑफ दो बार आ गया, तो इसके लिए हम ऐसे भी तो कह सकते हैं इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ रोहित, ताकि वाइफ ऑफ रिपीट ना करना पड़े, वी कैन यूज दैट ऑफ, ओके। तो यहाँ पर दैट ऑफ आया है, रिक्वायरमेंट थी। ऐसे ही सिमिलरली इस सेंटेंस में भी रिक्वायरमेंट थी। चलो अभी वापस आते हैं यहाँ पे। द फिगर ऑफ फॉर्मर वाज हायर देन दैट ऑफ लेटर, मतलब कि यहाँ पर दैट ऑफ का मतलब फिगर ऑफ लेटर, ओके। तो यहाँ पर दैट ऑफ आपका आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आपको जरूर लिखना है। और फिर भी अगर ये बात नहीं समझ आई रोहित मोहित वाले एग्जाम्पल से भी, फिर भी ये बात मान के चलो कि हियर यू हैव टू यूज दैट ऑफ, आपको लिखना ही लिखना है। उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है नहीं समझ आ रही, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो जाके आते हैं फिर जी। इसमें मैंने क्या किया है, यस कलेक्टिवली मेड अप ऑफ जो है यूज किया है, बट यहाँ पर जो है एक आपका पाई चार्ट फ्यूचर के बारे में है। तो फ्यूचर के बारे में है तो मेड अप यहाँ पर फ्रेजल वर्ब थी, मेन वर्ब है मेक, मेक से बना है मेड, तो उसमें ही चेंज करेंगे एज पर द टाइम्स। तो यहाँ पे फ्यूचर है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, विल यूज होगा। सेंटेंस कैसे है, चलो मैं हट जाता हूँ अगेन, देखो आप। द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय विंड एंड सोलर एनर्जी विल मेक 30% ऑफ टोटल या होल या टोटल एनर्जी प्रोडक्शन। देखो मैंने बताया था ना, ये तो टोटल लिखो या होल लिखो या जिस बारे में है, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन का है तो उसका भी नेम आप एज इट इज लिख सकते हो, कोमा वेयर इन। अच्छा मैं किस किस का बता रहा हूँ, विंड एंड सोलर, तो विंड कहाँ है इसमें, एक मिनट, उधर वाले की मैं बात कर रहा हूँ 2040 में। विंड है इसमें सेकंड दिस 12 और सोलर है इसमें दिस। तो देखो टोटल यहाँ पर अगेन ऑब्वियस है 12 और 18 है ना, बिल्कुल 30% हो रहा है। अगर मैं इसको करता 18 और 5 ये 23% होता है, ये कोई अच्छा टोटल नहीं है, ओके। चलो वेयर इन द फिगर ऑफ फॉर्मर मींस विंड्स, आगे विल बी स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ लेटर, मतलब कि दिस वन सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का डेटा कितना है 18% है और वो जो है 12% है। तो जिसमें कि फर्स्ट वाले का डेटा जो है स्लाइटली कम होगा किससे, बाद वाले के डेटा से, ओके। तो पिछले वाले सेंटेंस से बिल्कुल मिलता जुलता ही है, चेंज एक ही है बस, हमने टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेड ऑफ की बजाय हमने लिखा है मेक, ओके। तो ये आपने बस ध्यान रखना है। तो जहां पे भी टोटल ऐसा हो, ऑब्वियस बनता हो, पाई चार्ट की बात हो, पूरे जो ग्राफ है आपका चार्ट है उसका टोटल अगर 100% है तो ये सेंटेंस आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, ओके। एक और गलती जो बच्चे कर देते हैं ये भी आपको बता देता हूँ, जो आपको टोटल लिखना है ना यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जैसे 80% जो भी बनता है यहाँ पे, ऐसे नहीं करना कलेक्टिवली मेड अप ऑफ 80%, ये बिल्कुल गलत है। 80% आएगा आपका यहाँ पे, ओके। बाकी इसमें कुछ नहीं बचता, हम बिल्कुल डिस्कस कर ही चुके हैं। बाकी तो फिर प्रैक्टिस का ही गेम है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल, है ना, बी गुड एट यूजिंग इट। चलो आगे आ जाते हैं। चलो दिस इज द लास्ट वन आई थिंक, हाँ यही था बस। चलो तो होपफुली आपको समझ आए होंगे सेंटेंस। इसके बाद जो रहते हैं इधर है ना 5-6 सेंटेंस, वो मैं ट्राई करूंगा अगली वीडियो में सारे के सारे कवर करूं, बट मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जब किसी 2 या 3 को पकड़ते हैं उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट हाँ, फ्रॉम माय एंड आई विल ट्राई टू डिस्कस रेस्ट ऑफ ऑल सेंटेंसेस इन द पार्ट 4th, ओके। तो आज की वीडियो में चलो इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।